आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट है जिसकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये शुरू तो होती है एक मामूली से लोन से, पर खत्म होती है कानूनी दावपेच और ईमानदारी के एक बड़े सबक पर। जी। सोचिए कि आपने 10 साल पहले किसी लोन के लिए एक सिक्योरिटी चेक दिया, वो लोन चुका दिया और फिर एक दशक बाद वही पुराना चेक एक बिल्कुल नए और कई गुना बड़े अमाउंट के साथ आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये असल मामला है। रेखा शरद उशिर बनाम सप्तश्रृंगी महिला नागरी सहकारी पत संस्था लिमिटेड का। अच्छा। हमारे पास इस केस का पूरा जजमेंट है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला चेक बाउंस का मामला कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण बन गया। इससे आम लोगों और वकीलों दोनों के लिए बहुत जरूरी सबक निकलते हैं। हुआ क्या था? ठीक है, तो इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2006। मामला क्या था? 2006 में अपीलकर्ता यानी रेखा शरद उशीर ने एक सहकारी संस्था से 3.5 लाख रुपए का एक लोन लिया। ठीक है। और जैसा कि भारत में लोन लेते वक्त अक्सर होता है, उनसे सिक्योरिटी के तौर पर 2 खाली चेक लिए गए जिन पर सिर्फ दस्तखत थे। ब्लैंक चेक्स। जी। इन चेकों के नंबर थे 010721 और 010722। ये सिक्योरिटी चेक वाला सिस्टम तो बहुत आम है। हर कोई, चाहे वो बिजनेस लोन हो या पर्सनल, ऐसे ब्लैंक चेक देता है। लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत होता है, जैसा कि इस केस से पता चलेगा। तो 2006 में लोन लिया गया, फिर क्या हुआ? कहानी आगे बढ़ती है साल 2007 में। संस्था ने उन 2 चेकों में से पहला चेक नंबर 010721 बैंक में जमा कर दिया। अच्छा, वो चेक बाउंस हो गया। इसके तुरंत बाद संस्था ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक आपराधिक मामला केस नंबर 135007 दर्ज करवा दिया। अच्छा, तो ये पहला कानूनी मामला था। ये केस फिर कई साल तक चला होगा, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ, ये मामला काफी लंबा खिंचा। आखिरकार लगभग 9 साल बाद 23 सितंबर 2016 को अपीलकर्ता ने अदालत में उस चेक की पूरी रकम का भुगतान कर दिया। मतलब मामला सेटल हो गया। जी, मामला सेटल हो गया। संस्था ने अपनी शिकायत वापस ले ली और अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया। तो यहाँ पर तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था। एक लोन था, चेक बाउंस हुआ, पैसे दे दिए, केस खत्म, दोनों पक्ष अपने अपने घर। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि उस दूसरे खाली चेक का क्या हुआ, ये सवाल किसी के भी मन में आएगा। क्या वो संस्था को वापस कर दिया गया था? यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। वो दूसरा चेक वापस नहीं किया गया था। अरे! और मामला खत्म होने के मैं दोहरा रहा हूं, सिर्फ 10 दिन बाद 3 अक्टूबर 2016 को उस सहकारी संस्था ने वो दूसरा सिक्योरिटी चेक नंबर 010722 बैंक में लगा दिया। रुकिए, मतलब वो चेक जो 2006 में दिया गया था, 10 साल पुराना चेक, ये कैसे मुमकिन है? चेक की तो वैलिडिटी होती है। हाँ। तकनीकी रूप से चेक पर तारीख नहीं डाली गई थी, इसलिए संस्था ने उस पर ताज़ा तारीख डालकर उसे बैंक में जमा कर दिया। क्या बात है! और इस बार उन्होंने इसमें रकम भरी थी 27,27,460 रुपए। 3.5 लाख के लोन के लिए दिए गए सिक्योरिटी चेक पर 27 लाख से ज्यादा की रकम? जी हाँ। ये किस आधार पर किया गया? संस्था ने ये दावा किया कि ये चेक 2008 में लिए गए 11,97,000 रुपए के एक बिल्कुल अलग लोन के बदले में था। एक अलग ही लोन? एक बिल्कुल अलग लोन। जाहिर है ये भी बाउंस हो गया। और इसके आधार पर संस्था ने एक और नया आपराधिक मामला केस नंबर 648/2016 दर्ज कर दिया। और यही दूसरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। ये तो अविश्वसनीय है। एक ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के चेकों को 2 अलग-अलग लोन के लिए सालों के अंतराल पर इस्तेमाल किया गया। जब संस्था ने इस दूसरे मामले में कानूनी नोटिस भेजा तो अपीलकर्ता का क्या रुख था? जाहिर है वो हैरान रह गई होंगी। बिल्कुल। यहीं से केस का सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं निर्णायक पहलू शुरू होता है। अच्छा। संस्था ने 11 नवंबर 2016 को अपीलकर्ता को कानूनी नोटिस भेजा। जवाब में अपीलकर्ता के वकील ने 28 नवंबर 2016 को एक बहुत ही सधावा और महत्वपूर्ण पत्र भेजा। उन्होंने सीधे सीधे पैसे देने से मना नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही वाजिब मांग रखी। क्या मांग थी वो? उनके वकील ने लिखा कि आपके नोटिस में 2008 के जिस लोन और दूसरे दस्तावेजों का जिक्र है,
पहले हमें उनकी कॉपी मुहैया कराई जाए ताकि हम पूरे मामले को समझकर विस्तार से अपना जवाब दे सकें। ये तो एकदम सही बात। आप किसी पर लाखों का दावा कर रहे हैं तो उसे ये जानने का तो हक है कि दावा किस आधार पर है। बिल्कुल। क्या संस्था ने वो दस्तावेज दिए? नहीं, जब संस्था की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और दस्तावेज नहीं मिले, तो वकील ने 13 दिसंबर 2016 को एक और पत्र भेजकर अपनी मांग दोहराई। एक रिमाइंडर भेजा? जी, एक रिमाइंडर भेजा कि हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कृपया दस्तावेज भेजें। तो मतलब अपीलकर्ता ने जवाब देने की पूरी नीयत दिखाई, बस वो अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहते थे। सही बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या संस्था ये तर्क नहीं दे सकती थी कि लोन तो लिया ही है, ये दस्तावेज मांगना तो सिर्फ मामले को लटकाने की एक चाल है? वे ऐसा तर्क दे सकते थे और शायद निचली अदालतों में यही हुआ भी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का एक मूल सिद्धांत है, आपको अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सही है। आप किसी के खिलाफ सबूत पेश किए बिना उसे